बल्कि ईरान के जो अरागची जी हैं उन्होंने ये बयान भी दिया था और बताया था कि हमारे पास में मिसाइलों की कमी नहीं है, अगर सालों साल भी अगर जंग चलती रहे तो अमेरिका को धूल चटाने का मादा हम रखते हैं, इजराइल को नेस्त नाबूद करने का हम मादा रखते हैं। अभी हमारे पास में इतना हथियार है, इतना जखीरा है जो कि खत्म होने वाला नहीं है। अमेरिका के लिए तो ईरान इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि ईरान के एक हमले के, दो हमले के और लगातार हमलों के बाद में अमेरिका की जो जनता है वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कोई सी सिटी ऐसी नहीं बची, कोई सा शहर बड़ा ऐसा नहीं बचा। ईरान तो जीत चुका है, बड़ी सुप्रीम पावर थी, आज वो घुटनों के बल आ चुकी है, तो इसे जीत नहीं तो और क्या कहेंगे। जो लोग चारों तरफ बेगुनाहों का खून बहाने वाले हैं वो सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा सकते हैं, वो मर्द की तरह मैदान में नहीं लड़ सकते। देखिए, इजराइल ईरान अमेरिका का जो युद्ध है इससे पोल पट्टी खुलती नजर आई है फर्जी लोगों की। जो लोग अपना वर्चस्व बताते थे, जो लोग ये कहते थे कि विश्व स्तर पर हमारी बहुत बड़ी पावर है, अब उनकी पावर टाई फिश होती नजर आ रही है। आप देखिए कि जो नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो ये कहते थे कि हमारे पास में एक ऐसी सीक्रेट और खुफिया टीम है जो कि किसी भी देश की जासूसी करके उसके तमाम अंदर की खबरों को निकाल करके हमें पहुंचाती है, लेकिन अब वो मोसाद के एजेंट कहाँ चले गए। और खुद मोसाद को अपने आप चलाने वाले जो व्यक्ति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुद गायब हैं, उनका खुद अता पता नहीं है। और जिनके भरोसे ये जंग लड़ रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बुरा हाल है। उनके जो बयान हैं आप उनसे देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस तरीके से उनकी मजाक बन रही है, उपहास का पात्र वो बने हुए हैं। कभी वो कुछ बोल देते हैं। एक बार उन्होंने बोल दिया था कि देखिए, हमने ईरान के जितने भी एटॉमिक उसके साइट्स थी उनको हमने उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, अब उनके पास में कुछ नहीं बचा है। फिर उसके बाद में हमला क्यों हुआ। एक बार फिर वो ये कहते नजर आए कि अब हमने ईरान का काम तमाम कर दिया है, अब कल से जंग बंद, लेकिन फिर भी अभी जंग जारी है। और काम तमाम तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका का हो चुका है। तो अमेरिका ने गलत पंगा ले लिया ईरान से, बिल्कुल। और वो बिल्कुल इस तरीके की बातें मान भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से ईरान हमलावर रहेगा। उनको ये पता था कि हमलावर होने के बाद में लगभग मुश्किल से 10-15 दिन में कहानी खत्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही भी थी, बयान दिया भी था इस तरीके का कि 10-15 दिन और चलेगी जंग, उसके बाद में ईरान का सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो अमेरिका का काम खत्म होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे देश को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल तो जंग में कूदे हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर जो स्थिति पैदा हो गई है वो बड़ी शोचनीय है और बड़ी दयनीय स्थिति है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी सरहद में आकर के, हमारी सीमा में घुसकर अमेरिका हमला कर जाता है। हमारे देश के लोग कोई सुध नहीं लेते और बयान तक का नहीं आता। विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है। और सही मायने में तो हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश के लोग कहाँ सुरक्षित होंगे, हमारे देश की सीमाएं कहाँ सुरक्षित होंगी। उसके बावजूद भी हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो इस तरीके का बयान देते नजर आते हैं। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री इस तरीके का बयान देते नजर आते हैं कि हमारे यहाँ भारत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है इजराइल अमेरिका युद्ध से। लेकिन आम जनता क्या कह रही है, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से किस तरीके की रील्स वायरल हो रही हैं, किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के घरों में गैस नहीं पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ईरान की तरफ से सिंपैथी पूर्वक वहां से जो जहाज भेजे जा रहे थे, जो तेल, डीजल और गैस के वहां पर जहाज भेजे गए थे, वो भी भारत देश ले नहीं पा रहा है। जो अभी एक जहाज आया था उसकी बड़ी चर्चा चल रही है मीडिया जगत में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सब जगह वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईरान ने तो भारत की तरफ भेजा था जहाज, लेकिन यहाँ पर ये उसे रिसीव नहीं कर पाए, वो चीन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया। रेट को लेकर के क्या, क्यों आपने पहले तय नहीं किया? यही तो हमारी विदेश नीति फेलियर है। हमारी विदेश नीति फेलियर का सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल यही है कि आप किसी से अगर कोई सामान खरीदते हैं, गोभी, मूली अगर आप लेने जाते हैं, आलू प्याज लेने जाते हैं, तब भी मोल भाव होता है। और आप देश की इतनी कीमती चीज़ दूसरे देशों से खरीद रहे हैं तो आपने मोल भाव नहीं किया, आपने रेट तय नहीं किए, और वैसे ही जहाज यहाँ से यहाँ के लिए आने लगा और उसके बाद में चाइना चला गया। तो क्या रेट चाइना हमसे ज्यादा मजबूत है? जो चाइना उनके मुंह मांगे रेट दे रहा है और भारत लेने में अक्सर सक्षम है। सुपर पावर अमेरिका के पास जो फाइटर थे, सबसे हाई क्वालिटी के फाइटर, उनको भी ईरान करा रहा मार मार। देखिए, जो फाइटर थे, पीछे है क्या है बचे? एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो फाइटर थे वो तो मार गिराए जा रहे हैं। अमेरिका के मिसाइलों का जो भंडार था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। अमेरिका अब ये देख रहा है कि इतनी मिसाइल्स कहाँ से लेकर के आए, और जो ईरान की मिसाइल सिस्टम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी वो खपत उनकी थी उससे दोगुनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती चली जा रही है। बल्कि ईरान के जो अरागची जी हैं उन्होंने ये बयान भी दिया था और बताया था कि हमारे पास में मिसाइलों की कमी नहीं है, अगर सालों साल भी अगर जंग चलती रहे तो अमेरिका को धूल चटाने का
मादा हम रखते हैं, इजराइल को नेस्त नाबूद करने का हम मादा रखते हैं। अभी हमारे पास में इतना हथियार है, इतना ज़ख़ीरा है जो कि ख़त्म होने वाला नहीं है। और इस तरीके से ये सुनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्या हाल है आप देखिए कि मिसाइल्स की कमी की खबर सामने आ रही है। और अमेरिकी बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं आ रहा है ईरान? बातचीत की टेबल पे तो आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन इन्होंने गलती कर दी। देखिए आप किसको चौधरी बनाया? चौधरी उस व्यक्ति को, उस देश को बनाया जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है। उस देश को चौधरी बना करके बैठे हैं जिसकी अपनी विश्व स्तर पर आतंकवादी की छवि है। उस देश को ये बना करके बैठे हैं अगुवाई करने के लिए, जिस देश को कहीं कहीं किसी संगठनों में लेने के लिए भी जुस्तजू करनी पड़ती थी। कई बिल्कुल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को ही अमेरिका ने चौधरी बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चौधरी बना करके भेजा था कि ये हमारे जो है मध्यस्थता कराएंगे। लेकिन वो देश कहां से मध्यस्थता करा देगा जिसकी मध्यस्थता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति करते नजर आए थे। पहले तो मध्यस्थता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कई बार बोल चुके हैं, सैकड़ों बार बोल चुके हैं। जब हमारे देश की और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चला था, उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान आए थे कि युद्ध मैंने रुकवाया है, वॉर मैंने रुकवाई है। और तमाम चर्चा बनी थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवाई है। सैकड़ों इस तरीके की बातें सैकड़ों बार दोहराया गया है कि वॉर मैंने रुकवाई है। तो जो दूसरे देशों की वॉर रुकवा सकता है, फिर वो उसी देश से अब गुहार लगा रहेगा भाई हमारी वॉर रुकवा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का क्या हाल हुआ पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल हुआ पड़ा है। टाइम दे रहे हैं आज 48 घंटे का, 10 दिन का, 5 दिन का। ईरान क्यों नहीं बातचीत करने के लिए तैयार है? ईरान चाहता क्या आखिर? ईरान को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और ये वो बात, इस बात को बखूबी जानता है ईरान कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप नाम का आदमी बैठा है ये कोई इंसान नहीं है। इसकी जो जेफरी एप्स्टीन की फाइलें निकल करके आई थी उसमें भी एक बड़ा हैवान साबित हुआ था और इसकी हैवानियत की सारी हदें पार करने की सारी खबरें सामने आ गई थी लोगों के। और अब जब से ये युद्ध चला है, युद्ध चलने के बाद से, युद्ध छिड़ने के बाद से वो सारी खबरों पर तो विराम लग चुका है। लेकिन इनकी जो बयानबाजियाँ हैं, इनकी जो उल्टे सीधे वक्तव्य हैं, इनसे भी साफ जाहिर हो रहा है कि अभी इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। और सही बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध में ना हिस्सा लेकर के किसी पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। जब इनकी मानसिक स्थिति सही हो जाए उसके बाद आकर के इनको बात करनी चाहिए कि भाई अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। का समय दिया है ईरान को, देखिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। एक पागल व्यक्ति की स्थिति जो होती है वो कुछ भी बोल सकता है। तो ईरान खुद ये कह रहा है कि हम भैया पागल इस व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ना हम उनकी बातों को मानते हैं, बल्कि हम तो ये दिखाना चाहते हैं इस पूरी दुनिया को कि अगर बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा तो कोई ना कोई उनके लिए खड़ा है। जिस तरीके से गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर बेगुनाहों का खून बहाया गया था, उसका बदला लेने के लिए ईरान आया था। तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि एक बार को बिल्डिंग स्ट्रक्चर दोबारा बन सकते हैं, एक बार को स्कूल दोबारा बन सकते हैं, एक बार को सिटीज़ दोबारा बन सकती है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता। जो मौका अब मिला है धूल चटाने का ईरान को, वो मौका ईरान नहीं छोड़ना चाहता है। अरागची जी का बयान है इस बारे में और अरागची ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई बात नहीं, हम अपना जितना भी नुकसान है वो झेल लेंगे, लेकिन अमेरिका को धूल चटा करेंगे, उसको दिखाएंगे कि हैवान की औकात एक हैवान वाली होती है। इतनी तबाही मचेगी ईरान में अगर ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आता तो। अब इससे ज्यादा क्या तबाही मचेगी? क्लस्टर बम इन्होंने लगा दिए और बाकी जितनी सुपरसोनिक मिसाइल्स थी वो इन्होंने दाग दी, जो इनके ड्रोन सिस्टम थे वो इन्होंने दाग दिए, जो इनके हाई पावर जो इनके बम थे वो इन्होंने दाग दिए। अपना सारा असला तो ये खत्म करे बैठे हैं। अब इसके अलावा कौन सी ये वहां पर क्रांति लाने वाले हैं, कौन सी वहां पर ये जाकर के उसको नेस्त नाबूद करने वाले हैं? अब सिर्फ एटॉमिक पावर बची है और उसके लिए भी ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक पावर ईरान के पास ऑलरेडी है ही नहीं। तो जब ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसका सारा का सारा सिस्टम ध्वस्त कर दिया और ईरान के पास में कोई एटॉमिक पावर नहीं है, तो फिर अब ये क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। खाड़ी देशों के ऊपर इसलिए हमले हुए हैं क्योंकि ईरान को जहां से भी हमला होने की आशंका थी, ईरान ने उनको सबसे पहले मिटाया है, उनके फंड सबसे पहले कुचले हैं। जितने भी खाड़ी देश थे, वो चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे जो भी कंट्री रही हो, जो अमेरिका को अपना बेस कैंप दे रही थी, अपनी जगह दे रही थी, सबसे पहले ईरान ने उनको ध्वस्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की मिसाइल ईरान तक नहीं पहुंच पा रही थी, खाड़ी देशों के जरिए पहुंच रही थी, लेकिन ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स है डायरेक्टली भी अमेरिका के ऊपर पहुंच रही हैं, डायरेक्टली भी इजराइल में पहुंच रही हैं। आप देखिए तेल अवीव का क्या हाल हुआ है, आप देखिए इजराइल की तमाम ऐसी सिटी, तमाम ऐसी जो है वहाँ की, चाहे राजधानी की बात कर लें, कैपिटल की बात कर लें, ध्वस्तीकरण हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बड़ी कॉमन सी आपको मैं बता रहा हूँ कि ईरान के जितने हमले हुए हैं, बेगुनाहों का खून नहीं बहाया गया, स्कूलों पर हमले नहीं हुए, हॉस्पिटल पर हमले नहीं हुए, अस्पतालों को नेस्तनाबूद नहीं किया गया और तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बिस्मार नहीं किया गया। लेकिन आप उधर ही उसके उलट देखिए कि इजराइल और अमेरिका बेगुनाहों का खून बनाने में नंबर 1 है, बहाने में नंबर 1 रहा है, स्कूलों को खत्म करने में नंबर 1 रहा है और तमाम छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने में, उनकी नृशंस हत्या करने में नंबर 1 रहा है। कि ईरान की जनता है वो बहुत बहादुर है, हम उनके साथ हैं।
देखिए बहादुर तो है, ईरान की जनता बहादुर है, ये बात ट्रंप को अब समझ में आई है। ये बात अगर पहले समझ में आ जाती तो ये युद्ध नहीं होता, फिर ये इजराइल के चक्कर में आकर के इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। तानाशाह का अंत करना जरूरी था ना, खामनेई। तानाशाह का अंत ये क्या है, ये इजराइल ने इनको बहकाया है। इजराइल ने पहले क्या किया कि अपने जो मोसाद के एजेंट थे, तमाम महिलाएं थी और तमाम पुरुष थे जो मोसाद के एजेंट थे, वो जाकर के ईरान में पहले प्लांट कर दिए और ईरान में वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते थे और अमेरिका को वो वाली खबरें, वो वाली सारी वीडियोज उठा करके भेज देते थे कि देखिए जैसे इराक में आपने किया, जैसे लीबिया में आपने किया, जैसे वेनेजुएला में आपने किया, आपके पास मौका है, आप ईरान में भी ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ पर भी तख्ता पलट हो सकता है। यहाँ का जो सुप्रीम लीडर है, जनता उससे बिल्कुल नाखुश है, जनता उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि इजराइल के ही खुद के मोसाद के एजेंट हैं, जो कि वहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि भाई बुर्का बैन नहीं होना चाहिए, हम आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ हैं। जो लोग उतर रहे थे सड़कों पर, वो जो बार बार वीडियो सामने आ रही थी, वो सारे के सारे इजराइल के भेजे हुए पिट्ठू थे, इजराइल के मोसाद के एजेंट थे। अमेरिका को इन्होंने बहका करके, फुसला करके अमेरिका का बेवकूफ़ बना दिया और आज डोनाल्ड ट्रंप पागल बन चुके हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता था ईरान, देखिए बन सकता था नहीं, बन चुका है। अमेरिका के लिए तो ईरान इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि ईरान के एक हमले के, दो हमले के और लगातार हमलों के बाद में अमेरिका की जो जनता है वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कोई सी सिटी ऐसी नहीं बची, कोई सा शहर बड़ा ऐसा नहीं बचा। ईरान तो जीत चुका है। आप तो सोच रहे हैं कि ईरान जीत जाएगा, बहुत सारे लोग तो इस बात को कह रहे हैं ईरान जीत गए। रोज हमले कर रहा है। आप ये देखिए, जो बड़ी सुप्रीम पावर थी आज वो घुटनों के बल आ चुकी है, तो इसे जीत नहीं तो और क्या कहेंगे। जो लोग चारों तरफ बेगुनाहों का खून बहाने वाले हैं, वो सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा सकते हैं, वो मर्द की तरह मैदान में नहीं लड़ सकते। अभी पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि इजराइल ने कहा था कि हम जाकर के पैदल अपने सैनिक भेजेंगे। अमेरिका ने तुरंत मना कर दिया, इजराइल ने फिर अपना वो बयान वापस ले लिया। और ये जो बात चल रही थी कि हम अपने सैनिकों को वहाँ पर पैदल भेजेंगे और पैदल भेजने के बाद में हमला कराएंगे, ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जब ईरान की तरफ से एक बयान आया कि स्वागत के लिए तैयार है, एक आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना कि स्वागत तो पान पराग से ही होगा, तो ये ईरान का जो पान पराग है ना, वो मिसाइल्स है, सुपरसोनिक मिसाइल्स। उनका जो पान पराग है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और उनका जो डोम, इनका जो ये डोम है, इनका जो अपना डिफेंस सिस्टम है, उनको सबको ध्वस्त करने के बाद में ईरान ने बता दिया कि भेजिए जितने सैनिक भेजने हैं। उसके बाद एक बयान आया अमेरिका के कि हमने जो है अपना जल सेना को बिल्कुल अलर्ट कर दिया है और बहुत सारी पनडुब्बियां वहां पर पहुंचने वाली है। तुरंत ईरान ने बदले में एकदम जवाब दिया कि आइए फिर हम स्वागत के लिए तैयार हैं। तो ईरान, अमेरिका, इजराइल का दुनिया क्यों सफर कर रही है समय? दुनिया इसलिए सफ़र कर रही है क्योंकि ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का जो रास्ता है, वो पूरी दुनिया का जो जितना भी तेल है, ईंधन है, गैस है, वो वहीं से होकर के निकलता है। और उस पर कब्जा किसका है? आजकल एक नात कह लीजिए या नज़म कह लीजिए या उससे गीत कह लीजिए, बड़ा वायरल हो रहा है कि दरिया है हमारा। तो इसमें दरिया हमारा है, तो ईरान बता चुका है दुनिया के लोगों को कि भाई ये दरिया हमारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जितना भी यहाँ से ईंधन निकलेगा, गैस निकलेगी, तेल निकलेगा, डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, वो हमारी मर्जी से निकलेगा। तो ईरान चाहता हम तबाह हो जाए? ईरान तो ये चाहता है कि सुख शांति रहे। जो लोग चाहते हैं कि तबाह हो जाएं, वो अपने आप तबाह हो चुके हैं। जो लोग तबाही फैलाते थे, ईरान ने कहाँ हमला किया था? आप देखिए कि गाजा पर किसने हमला किया था, फिलिस्तीन पर किसने हमला किया था, गाजा को किसने खत्म किया, फिलिस्तीन को किसने खत्म किया, छोटी छोटी बच्चियों पर किसने बम बरसाए, बेगुनाहों का खून किसने बहाया, लोगों के घरों को किसने ध्वस्त किया, स्कूलों के ऊपर बमबारी किसने की, अस्पतालों को किसने बिस्मार किया। जो लोग बिस्मार करने वाले हैं अस्पतालों को, जो लोग ध्वस्त करने वाले हैं स्कूलों को, जो लोग खून बहाने वाले हैं बेगुनाहों का, जो लोग मासूम बच्चों को मर्डर करने वाले हैं, मासूम बच्चों की हत्या करने वाले हैं, आज वो खुद तबाह हो रहे हैं, आज खुद वो बिस्मार हो रहे हैं। आज ये वक्त आ चुका है कि ईरान ने जब से हमला किया है, तब से बड़ी बड़ी ताकतें, अपने आप को सुप्रीम पावर बताने वाली ताकतें, जो दुनिया को बताती थी कि हम दुनिया की एक बड़ी पावर है, अब वो घुटनों पर आ चुकी है। लोगों को भी पता चल रहा है, लोगों को भी ये बात पता लग गई है कि सुप्रीम पावर कौन सी है। और सुप्रीम लीडर की मौत के बाद तो ये लोग ये सोच रहे थे कि अब तो ये घुटने टेक देंगे, जैसे हमने लीबिया से कर्नल गद्दाफी को खत्म किया था, जैसे हमने वेनेजुएला से मोदुरो को गिरफ्तार किया था, जैसे हमने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था, वही हाल यहां पर भी कर देंगे। लेकिन इनकी भूल थी, जैसे ही सुप्रीम लीडर की यहां पर शहादत हुई और उनको शहीद किया गया, उनकी शहादत के बाद से लेकर के अब तक वो हाल हो चुका है कि ट्रंप पागल हो चुका है और नेतन्याहू जैसा चूहा बिल में घुस चुका है।